यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त, शानदार। आई होप आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी एंड सर ये फास्ट ट्रैक बैच से आपको बेनिफिट मिल रहा होगा एंड आप आपके एंड पे रिवीजन कर रहे हो और अपने टॉपिक्स आपके एंड पे भी पूरा कंप्लीट कर रहे हो, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आओ बच्चों, अगला टॉपिक, अगला चैप्टर हम शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 9, एग्जामिनेशंस अंडर जीएसटी। सर शानदार टॉपिक है, मस्त टॉपिक है सर। टफ नहीं है, इजी है, पर बड़ा टॉपिक है सर ये। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जामिनेशंस को सोचते हुए डर लगता है उनको कि बहुत सारे एग्जामिनेशन कैसे याद होंगे। मैं कह रहा हूं आपको, ये सारे एग्जामिनेशन याद करने की जरूरत है ही नहीं आपको। ऐसा कभी नहीं आएगा राइट डाउन एनी 50 पॉइंट्स ऑफ मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट, ऐसा आएगा कभी नहीं। क्वेश्चन बनेगा, उसके अंदर 5-6 पॉइंट होंगे, उसमें से पूछेंगे किस पे टैक्स लगेगा किस पे नहीं लगेगा। आपको क्लिक करना चाहिए कि ये टैक्सेबल है कि ये एग्जाम है बेटा। ओके बच्चों, क्लियर। आप उसी एंगल से हर इंडिविजुअल पॉइंट को पढ़िएगा, इंडिविजुअल पॉइंट को सुनिएगा मस्त होके, सो दैट आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए इसका। ओके, और वो पॉइंट एग्जाम में क्लिक करे कि ये एग्जाम है या टैक्सेबल है। ओके मालिक, चलिए सर लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं आज का काम। आओ बच्चों, सर ये है क्या? लिस्ट ऑफ सर्विसेज। सर लिस्ट ऑफ गुड्स हमारे सिलेबस में नहीं आता है, लिस्ट ऑफ सर्विसेज हमारे सिलेबस में आता है। एंड सर द लिस्ट ऑफ सर्विसेज विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, जिसको मेगा एग्जेम्पशन लिस्ट भी बोलते हैं प्यार से। सर नोटिफिकेशन में 12 ऑफ 2017 ऑफ सेंट्रल टैक्स रेट्स ने ये सारे एग्जेम्पशन बताए, क्लियर। और ये सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट अंडर सीजीएसटी एज वेल एज अंडर एसजीएसटी। एंड सेम सर्विसेज अगर इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी से भी एग्जेम्प्ट है, और आईजीएसटी के लिए कुछ अलग से एग्जेम्पशन और एक्स्ट्रा दे रखे। ओके सर, फर्स्ट मैंने क्या किया है, जितने भी एग्जेम्पशंस है उन सबको सेक्टर वाइज ग्रुपिंग कर दिया है। जैसे हेल्थ केयर रिलेटेड सर्विसेज, हेल्थ केयर रिलेटेड सर्विसेज, इनके लिए जितने भी एग्जेम्पशन थे सब एक साथ मैंने क्लब कर दिए। सॉरी, आइए सबसे पहला सर दिख रहा है कौन? लगे रहो, मुन्ना भाई। मुन्ना भाई एमबीबीएस डॉक्टर साहब। सर हेल्थ केयर सर्विसेज, फर्स्ट पॉइंट क्या बेटा? हेल्थ केयर सर्विसेज, डॉक्टर्स की सर्विसेज, हॉस्पिटल की सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी। तो सर क्या लिखा है? सर्विसेज by way of healthcare services provided, services by way of healthcare services provided by a clinical establishment, provided by a clinical establishment, authorized medical practitioner or paramedics are exempt under GST. I repeat, क्या बोला मालिक? सर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स आर एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी। और हाँ ध्यान रखना बच्चों, सर हॉस्पिटल भी सारे कवर है, प्राइवेट क्लिनिक ऑफ द डॉक्टर्स भी कवर है, और इसमें पैथोलॉजी लैब्स भी कवर होती है बेटा। ये यहाँ लिखा है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूड्स हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लीनिंग, पैथोलॉजी लैब्स एटसेट्रा। यूरिन टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट कराया, सर ये सब पे जीएसटी क्या है? एग्जेम्प्ट है। देन सर ध्यान दीजिएगा बेटा, सर हेल्थ केयर सर्विस के स्कोप में क्या क्या आता है? हेल्थ केयर सर्विस इंक्लूड्स एम्बुलेंस सर्विसेज ऑल्सो, इसलिए एम्बुलेंस में किसने ट्रेवल किया है तो जीएसटी नहीं लगता है सरकार। देन सर हेल्थ केयर सर्विस डज नॉट इंक्लूड हेयर ट्रांसप्लांट, डज नॉट इंक्लूड हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी एक्सेप्ट व्हेन अंडरटेकन टू रिस्टोर डिफेक्ट्स और एबनॉर्मलिटीज और इंजरी और ट्रॉमा, तो बात अलग होगी। अदरवाइज सर अलग से। तो ध्यान देना बेटा, अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराया है ब्यूटिफिकेशन के लिए, मॉडलिंग के लिए, तो सर ऐसे केस में वो एग्जाम नहीं होगा, क्लियर। पर कोई एक्सीडेंट की वजह से, कोई ट्रॉमा की वजह से, कोई इंजरी की वजह से अगर आपने या किसी इंसान ने सर हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी कराई, तो ऐसे केस में वो जीएसटी क्या रहेगा? एग्जाम रहेगा, और कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ओके तो कुल मिला के डॉक्टर की सर्विस में जीएसटी क्या क्या हुआ है? एग्जेम्प्ट। और हाँ पैरामेडिक्स आर आल्सो कवर्ड हियर। पैरामेडिक्स आर ट्रेन्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, फॉर एग्जांपल नर्सिंग स्टाफ, फिजियोथेरेपिस्ट, टेक्नीशियंस, लैब असिस्टेंट्स एटसेट्रा, इन सब की सर्विसेज पे भी जीएसटी क्या है? एग्जेम्प्ट है, और इनको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है मालिक? ओके आई रिपीट, ध्यान देना बेटा, सर्विसेज बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स आर एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी। और ध्यान देना बेटा, हेल्थ केयर सर्विस के अंदर सारे सर
डॉक्टर की जितनी सर्विसेज होती है, हॉस्पिटल की जितनी सर्विस होती है, वो सब कवर होती है, सब कुछ एग्जम्प्ट होता है अंडर जीएसटी। अब सर मान लो कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, तो सर रूम रेंट जो लगता है, क्योंकि सर वहां पे भी आजकल देखा होगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अलग अलग कैटेगरी के रूम्स होते हैं, अलग 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 कैटेगरी के रूम्स होते हैं सर, डिलक्स रूम, सेमी डिलक्स रूम, स्वीट रूम, सर जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड। तो इस तरह की जो कैटेगरी होती है उसके अकॉर्डिंग रूम रेंट अलग से उसके लिए चार्ज किया जाता है। तो सर रूम रेंट चार्ज हो रहा है, दैट इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। वो भी सर कंपोजिट सप्लाई का पार्ट बनेगा और वो भी हेल्थ केयर सर्विस के स्कोप में आएगा। क्लियर? और उस पर भी जीएसटी क्या रहेगा? एग्जम्प्ट रहेगा। नो जीएसटी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड ऑन दीज सर्विसेज। क्लियर? समझा मेरी बात? पक्का? डन। तो सर हेल्थ केयर सर्विसेज आर एग्जम्प्ट अंडर जीएसटी, उसमें रूम रेंट भी कवर होता है। पर अगर किसी हॉस्पिटल में पर डे पर रूम रेंट एक्सीडिंग 5000 पर डे है। कितना बेटा? एक्सीडिंग 5000 मतलब मिनिमम 5001 पर डे। ऐसे केस में रूम रेंट वाला जो पोर्शन है उसको अलग से निकाल के उसको टैक्स लगाएंगे, बाकी सारे सर्विस पे टैक्स क्या रहेगा? एग्जम्प्ट रहेगा। पर हाँ, अगर पेशेंट एडमिट कहाँ है बेटा? आईसीयू में, इंटेंसिव केयर यूनिट, क्रिटिकल केयर यूनिट सीसीयू में, या इंटेंसिव कार्डिक केयर यूनिट आईसीसीयू, या बच्चों के लिए न्यूनेटल आईसीयू बेटा। तो सर ऐसे केस में वहां पे रूम रेंट भले ही 5000 से एक्सीड होगा चलेगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिव केयर चाहिए। मतलब सर वहां पे चार्जेस ज्यादा होते हैं, तो ऐसे केस में चार्जेस पे जीएसटी एग्जम्प्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर बाकी नॉर्मल रूम रेंट जो होता है वो अगर 5000 से ऊपर हुआ तो जीएसटी एग्जम्प्ट नहीं होगा, टैक्स लगेगा रूम रेंट वाले पोर्शन पे लगेगा। जैसे 6000 रुपये रूम रेंट है, पूरे 6000 पे टैक्स लगेगा। 3500 रूम रेंट है, टैक्स नहीं लगेगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा बच्चा। क्लियर? डन सर। और ध्यान देना बच्चों, एम्बुलेंस सर्विसेज हेल्थ के सर्विस के स्कोप में आता है। पर सर अलग से लिख दिया क्या? एम्बुलेंस की सर्विस कोई भी दे। कई सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यस सर, सारे एम्बुलेंस सर्विसेज पे जीएसटी क्या कर दिया? एग्जम्प्ट कर दिया। क्लियर? डन सर। अब ध्यान देना बेटा, सर रिकॉग्नाइज सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन इन इंडिया ही हेल्थ के सर्विस के स्कोप में आते हैं। अब रिकॉग्नाइज सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन इन इंडिया क्या होते हैं बेटा? एलोपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी एंड एनी सिस्टम ऑफ मेडिसिन दैट मे बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सब रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आते हैं। अगर इन रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया के थ्रू आपने हेल्थ केयर सर्विसेज दी तो एग्जम्प्ट रहेगी, अदरवाइज एग्जम्प्ट नहीं रहेगी। ओके? अब सिद्धा क्या होता है, यूनानी में क्या होता है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, इसको हमको कोई डॉक्टर बनना है क्या भाई? ओके चलिए, ये रूम रेंट की बात मैं आपसे ऑलरेडी कर चुका हूं बेटा। फिर देखिए सर पॉइंट नंबर 6 बोलता है क्या? सर्कुलर एक और, कि मालिक मान लो कोई पेशेंट का ऑपरेशन हुआ, एक एग्जांपल के लिए, अब उस पेशेंट का जो ऑपरेशन हुआ है बच्चा, हॉस्पिटल ने उससे चार्ज किया ₹1,00,000, हॉस्पिटल ने उससे चार्ज किया ₹1,00,000। और सर डॉक्टर जो था उसमें, इनकी क्या डॉक्टर्स की सर शेयरिंग होती है, वो सैलरी बेस पे नहीं होते। डॉक्टर ने मान लो चार्ज किया 70,000 रुपी, डॉक्टर की फीस कितनी? 70,000। डॉक्टर ने किससे लिया? हॉस्पिटल से लिया। हॉस्पिटल ने पेशेंट से कितना लिया? 1,00,000 लिया, क्योंकि सर 30,000 रुपये डॉक्टर, हॉस्पिटल भी तो कमाएगा भाई। हॉस्पिटल में तो सर्विसेज दी है भाई, ऑपरेशन थिएटर, सारे इक्विपमेंट, स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, सब कुछ हॉस्पिटल का था बेटा। तो क्वेश्चन आता है क्या, हॉस्पिटल ने जो अपने पास 30,000 रुपये रिटर्नेशन अमाउंट रखा, क्या इस पे भी जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा? आंसर इज यस सर। एंटायर अमाउंट चार्ज बाय द हॉस्पिटल फ्रॉम द पेशेंट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी इंक्लूडिंग दिस रिटर्नेशन अमाउंट ऑल्सो। आया ना भाई? डन। फिर आता है क्या, अगर जो पेशेंट वहां पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसको बोलते हैं इन पेशेंट, उसके लिए खाना डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, उस अकॉर्डिंग कैंटीन से आता है बेटा। तो जो फूड दिया गया है पेशेंट जो एडमिट है उसको, इन पेशेंट को, उसके लिए जो खाना सर्व किया है, उसके लिए जो बिल में अलग से चार्ज किया है, वो भी हेल्थ केयर सर्विस के स्कोप में आएगा, वो भी कंपोजिट सप्लाई के स्कोप में आएगा, और उस पर भी जीएसटी क्या है? एग्जम्प्टर, कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? पर हॉस्पिटल के अंदर कैंटीन है और कैंटीन में जाके किसी अटेंडेंट ने किसी दूसरे पर्सन ने जाके खाना खाया है, इट विल बी टैक्सेबल, इट विल बी टैक्सेबल।
क्लियर? हाँ सर, कैंटीन वाले बिल लिखेंगे हॉस्पिटल को, दैट विल बी टैक्सेबल. हॉस्पिटल बिल लिखेगा इन पेशेंट को, दैट विल बी एग्जेम्प्ट. क्लियर? ठीक सर. एंड सर लास्ट एक और सर्कुलर था कि सर प्रेगनेंसी में जब इश्यू होते हैं, प्रेगनेंसी में जब इश्यू होते हैं तब आईवीएफ की प्रोसेस के थ्रू भी प्रेगनेंसी की जाती है, तो ये भी हेल्थ केयर सर्विस के स्कोप में आता है. ये सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया और बताया क्या कि आईवीएफ की प्रोसेस के थ्रू जो प्रेगनेंसी की गई है उसके लिए जो आईवीएफ सेंटर ने चार्जेस लिए दैट इज ऑल्सो एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, वो भी हेल्थ केयर सर्विस की डेफिनेशन के स्कोप में आते हैं, उस पर भी जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है. क्लियर? इसी के साथ भारत माता की जय. ये पॉइंट नंबर 1 खत्म होता है. अब सारे सर्कुलर भी खत्म होते हैं. अब सर समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताइए बेटा पहले आप. क्लियर? गुड. बहुत ही बढ़िया. आओ मालिक. चलिए पॉइंट नंबर 2. सर जान तो जानवर में भी होती है ना भाई. सर तो उनका भी हेल्थ केयर अगर कराया है, उनके जो डॉक्टर्स होते हैं, उनके जो हॉस्पिटल होते हैं जिनको बोलते हैं वेटरनरी क्लिनिक, उनकी सर्विस पे भी जीएसटी क्या है? एग्जेम्प्ट है. कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है. तो सर्विसेज बाय वेटरनरी क्लिनिक इन रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इज आल्सो एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी. क्लियर? फिर पॉइंट नंबर 3, आर्टिफिशियल सर्विसेज बाय वे ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक्स अदर देन हॉर्सेज इज आल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. जैसे हैन, मुर्गी, अंडा. क्लियर? और हाँ ना भाई, ब्रीडिंग बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है, इंजेक्शन वगैरह लगाया जाता है सो दैट ब्रीडिंग बढ़े उनकी. क्लियर? तो सर उसके लिए जो चार्जेस हुए उस पर चार्जेस पे भी नहीं लगेगा, पर अगर हॉर्सेस के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी. क्योंकि जो हॉर्सेस का स्टड फार्मिंग कर रहा है वो अमीर आदमी है सर. स्टड फार्मिंग इज अमीरों का शौक, इसलिए एग्रीकल्चर के स्कोप में नहीं आता है हॉर्सेस. आगे हम पढ़ेंगे, आएगा पॉइंट. के फिर पॉइंट नंबर 4 और 5 पहले एग्जाम थे, मैं अब टैक्सेबल हूं. है ना भाई सर? और ये क्या लिख दिया है सर? सर्विसेज ऑफ कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट और फैसिलिटी इज नाउ टैक्सेबल. सर बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी इज नाउ टैक्सेबल. अब ये क्या होता है सर? क्या होता है, आपने देखा होगा डॉक्टर्स जो इंजेक्शन यूज करते हैं, ग्लव्स यूज करते हैं सर, ये सब हॉस्पिटल के अंदर जो वेस्ट होता है यूज करने के बाद, सर इनको रीयूज नहीं कर सकते भाई, बीमार हो जाएगा आदमी, नहीं तो कोई और. क्या किसी एक को इंजेक्शन का वो इंजेक्शन के पूरे दिन काम आ जाएगा क्या? कभी नहीं. क्लियर? इसीलिए इनको बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट, और इनको क्या करना पड़ता है? प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है. तो उसके लिए जो प्लांट होता है, मान लो मेरे पास, मैंने कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट बना दिया, मैंने हॉस्पिटल से कांटेक्ट कर लिया कि रोज मॉर्निंग और इवनिंग में आएंगे, बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्ट करेंगे और उसको हम डिस्पोज ऑफ करेंगे, महीने के 20,000 रुपए चार्ज करेंगे आपसे हम. डन. तो 20,000 रुपए जो चार्ज किए हैं उस पर जीएसटी अब लगेगा. क्लियर? तो ट्रीटमेंट जो किया है कौन सा? बायोमेडिकल वेस्ट का ट्रीटमेंट, उसके लिए जो चार्जेस लिए उस पर जीएसटी लगेगा. एक और है क्या? कॉर्ड ब्लड बैंक. सर सर्विसेज ऑफ कॉर्ड ब्लड बैंक इज ऑल्सो नाउ मेड टैक्सेबल. ये क्या होता है मालिक? जब बच्चा पैदा होता है तब उसकी कोड मां के पेट से कनेक्ट होती है बेटा, है ना मालिक? तो सर उसकी कोड जो मां के पेट से कनेक्ट होती है उसके अंदर ब्लड होता है, खून होता है बेटा, उसको बोलते हैं कॉर्ड ब्लड. और वो ब्लड इतना यूजफुल होता है कि बड़े होने के बाद वो बच्चा या उसके पेरेंट्स या उसके रियल ब्रदर सिस्टर बीमार हो जाए तो कोई दवाई काम नहीं करेगी, कोई बात नहीं, वो कॉर्ड ब्लड काम करेगा. इतना यूजफुल वो ब्लड होता है. इसीलिए क्या करने का, उस ब्लड को एक बॉक्स में पैक करके घर पे लाके फ्रीज में रख देने का, है ना ऐसा? अबे हो सर, इसीलिए यहाँ पे बड़ी एजेंसीज होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज है जो उस कॉर्ड ब्लड को स्टोर करती है. उस स्टोरेज के चार्जेस 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख इतने चार्जेस होते हैं सर उसके. तो 50-50 साल तक उसको स्टोर करते हैं कॉर्ड ब्लड को. तो उसके लिए जो चार्जेस लिए सर इट इज नाउ टैक्सेबल, वो एग्जेम्प्ट नहीं है और उस पर टैक्स लगेगा. क्लियर? तो सर्विसेज ऑफ कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट एंड कॉर्ड ब्लड बैंक इज नाउ टैक्सेबल, ये एग्जेम्प्ट नहीं रहा है. ओके बच्चों, ध्यान रखिएगा ये बात. फिर सर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो चैरिटेबल एक्टिविटीज प्रोवाइड कर रहा है और चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए उसने कोई चार्जेस लिए तो उन चार्ज पे भी जीएसटी एग्जेम्प्ट है.
अब सर पढ़ना ध्यान से, सर्विसेज बाय एन एंटिटी registered under section number 12AA or 12AB of the Income Tax Act 1961 by way of charitable activities are exempt under GST. Clear? I repeat, services by an entity registered under section number 12AA or 12AB of the Income Tax Act 1961 by way of charitable activities are exempt under GST. तो charitable institution ने charitable activities provide करने के लिए जो फीस चार्ज की उस पर GST नहीं लगेगा. अब क्वेश्चन आता है क्या, क्वेश्चन आता है क्या चैरिटेबल एक्टिविटीज के डेफिनेशन में क्या क्या आता है. चैरिटेबल एक्टिविटीज मींस मतलब इतना ही है जो बोल रही है यहाँ पे. 4 पॉइंट है, 1 2 3 और 4, बस इतना ही है. इसके अलावा कुछ भी चैरिटेबल एक्टिविटी के स्कोप में नहीं आएगा. इसके अलावा कोई और काम करने के लिए किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने कोई फीस चार्ज किया, इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी. अच्छा, आपने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को कोई डोनेशन दिया है तो डोनेशन तो वैसे ही सप्लाई नहीं है यार. क्लियर? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने ये काम करने के लिए पैसे लिए आपसे, इट विल बी एग्जेम्प्टेड जीएसटी बेटा. ओके सर, पढ़ना. पब्लिक हेल्थ. Charitable activities means activities relating to public health by way of care or counseling of terminally ill persons or persons with severe physical or mental disability, persons addicted to dependence forming substances such as narcotics, drugs or alcohol, or public awareness of preventive health, family planning or prevention of HIV infection. इसके लिए कोई केयर या काउंसलिंग कर, या फिर एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी या योगा. पतंजलि योगा के एडवांसमेंट के लिए योगा कैंप कर रहा है. श्री 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 रविशंकर जी स्पिरिचुअलिटी के प्रमोशन के लिए, एडवांसमेंट के लिए कोई कैंप लगा रहे हैं जहां 5 दिन वहां पे लोग रह के वही रहेंगे, वही खाएंगे, वही रहेंगे और साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, योगा करेंगे. तो ऐसे केस में सर खाना पीना रहना सब कुछ वहीं पर, ये सब क्या है, कंपोजिट सप्लाई है. और अगर वो इंस्टीट्यूट जो ये पैसा कलेक्ट कर रहा है वो अगर चैरिटेबल एक्टिविटी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है सेक्शन नंबर 12AA 12AB वाला, तो ऐसे केस में जो फीस कलेक्ट करी वो इसमें कवर हो जाएगी और जीएसटी क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट. क्लियर? ये सर्कुलर यहाँ पे दे रखा है ना मालिक. फिर एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स और स्किल डेवलपमेंट रिलेटिंग टू अबेंडन्ड, ऑर्फन और होमलेस चिल्ड्रन, फिजिकली और मेंटली abused or traumatized persons, prisoners or persons over the age of 65 years residing in rural area. ध्यान देना बेटा, रूरल एरिया के जो 65 years के अबव वाले लोग हैं सर, उनका अगर स्किल डेवलपमेंट किया है तो जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है. सर अर्बन एरिया के बुढ़ों का स्किल ऑलरेडी डेवलप्ड है, ऐसा मानती है गवर्नमेंट सर, है ना भाई. चलिए सर, फोर्थ क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. उसके लिए कोई फीस लिया है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने तो जो चार्जेस लिए उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट. तो मालिक ये सब आता है किसमें, चैरिटेबल एक्टिविटीज के स्कोप में. और चैरिटेबल एक्टिविटी के स्कोप में अगर आएगा तो जीएसटी नहीं लगेगा. और ये फीस कलेक्ट करी किसने बेटा, इन काम के लिए फीस किसने कलेक्ट किया है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने, तो जीएसटी नहीं लगेगा, अदरवाइज जीएसटी लग जाएगा. क्लियर? आइए पॉइंट नंबर 7. सरकार जिंदगी में कोशिश करना ये सर्विसेज कभी काम ना आए अपने घर. मालिक ओल्ड एज होम, एक सेकेंड. तो मालिक सर ओल्ड एज होम, सर सेकेंड इनिंग्स, गुड मॉर्निंग मुंबई, लगे रहो. मुन्ना भाई मूवी देखी होगी अगर आपने तो इसमें था ये. सर ओल्ड एज होम सरकार नहीं, आई थिंक ओल्ड एज होम वाला तो मुन्ना भाई एमबीबीएस में थी. नहीं, लगे रहो मुन्ना भाई. यस यस यस. चलिए सरकार, सर्विसेज बाय एन ओल्ड एज होम. सर रन बाय, ओल्ड एज होम शुड बी रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन नंबर 12AA और 12AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट टू इट्स रेजिडेंट्स जिसकी एज 60 years और अबोव है, अगेंस्ट कंसिडरेशन अप टू ₹25,000 पर मंथ पर मेंबर, जिसमें खाना पीना रहना सब कुछ आ गया बेटा. प्रोवाइडेड दैट द कंसिडरेशन चार्ज इज इंक्लूसिव ऑफ चार्जेस फॉर बोर्डिंग, लॉजिंग एंड मेंटेनेंस, सब कुछ इंक्लूड करके 25,000 रुपए पर मंथ पर मेंबर तक का फीस अगर है तो ओल्ड एज होम वालों ने जो चार्जेस लिए उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा. मान लो 30,000 रुपए चार्ज है तो पूरे 30,000 रुपए जीएसटी लगेगा. 25 तक है कोई जीएसटी नहीं है.
ओके, बट ओल्ड एज होम शुड बी रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। अब आता है क्या सर, डिप्रेशन के मरीजों के लिए जो रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स होते हैं तो उन्होंने फीस चार्ज किया, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। पढ़िए, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स recognized under the Rehabilitation Council of India Act 1992 by way of rehabilitation, therapy or counseling and such other activity is covered under the said act। अब उन्होंने ये rehabilitation professional services कहा दी, at medical establishment, educational institutions, rehabilitation centers established by central government, state government or union territory or entity registered under section number 12AA or 12AB of the act। तब वो जो रिहेबिलिटेशन सेंटर इट शुड बी एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो सर ऐसे केस में सर ये रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल ने जो सर्विसेज दी है इनकी चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर सर। लास्ट पॉइंट 4 हेल्थ केयर सर्विसेज में क्या है, पब्लिक कन्वीनियंसेज सच एज प्रोविजंस ऑफ फैसिलिटीज ऑफ बाथरूम, वॉशरूम, लेबोरेटरीज, यूरिनल और टॉयलेट। सुलभ शौचालय की सर्विसेज पे जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है और इस पे कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, डन। इसी के साथ ये फर्स्ट सेक्टर जो हमने पढ़ा सर हेल्थ के रिलेटेड सर्विसेज खत्म होता है। अब बच्चों बात समझने की कोशिश करना, यहां पे आपको कभी ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि राइट डाउन ऑल द एग्जामिनेशंस रिलेटिंग टू हेल्थ केयर। हाँ, कोई क्वेश्चन आएगा उसमें बताएंगे इसी सेक्टर से हमको इतनी इनकम हुई है, बताओ टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। आपको हर इंडिविजुअल पॉइंट क्लिक करना चाहिए बेटा, इसलिए हर इंडिविजुअल पॉइंट को समझिए अच्छे से बेटा। ओके, हर इंडिविजुअल पॉइंट को याद करने की जरूरत नहीं है, हर इंडिविजुअल पॉइंट को समझिए अच्छे। फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड सारी सर्विसेज मैंने एक जगह कंपल करी है। आइए पॉइंट नंबर 1 सर देखिए बच्चों, किसान खेती कर रहा है सर, एक बेल डार्क है, एक लाइट है और सर ये तो आपको दिख रहा है बेटा जिनकी वजह से देश के लोग खाना खा पाते हैं। हाँ है ना भाई, क्लियर सर। और इनके सर कलर किया हुआ इधर सर, हाँ है ना भाई, आप भी अच्छे से पढ़ाई करोगे आपके भी कलर के। चलिए गुड सर। वाओ, सर्विसेज रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर सर, खेती से रिलेटेड सर्विसेज फर्स्ट। सर आप एंगल ये रखिए, हम पढ़ रहे सर्विसेज, हम गुड्स नहीं पढ़ रहे। बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, कंफ्यूज कहाँ होते हैं, सर मैंने गेहूं बेचा है, मैंने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेचा है, क्या उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट है क्या? मैं बोलूंगा मेरे को नहीं पता, आपको भी ये बोलना है। क्यों? आपने गुड्स की लिस्ट नहीं पढ़ी है। आप और मैं लिस्ट ऑफ सर्विसेज पढ़ रहे हैं, और लिस्ट ऑफ सर्विसेज में कि खेती के लिए आपने अगर ये सर्विसेज दी तो सर्विस चार्ज पे जीएसटी एग्जम्प्ट है बेटा। फिर खेती करने के बाद जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनाया, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगर बेचा है उस पर जीएसटी है कि नहीं है, वो बात की बात है बेटा। दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन बेटा। और गुड्स की लिस्ट आपके कोर्स में नहीं आती है। हाँ, पर मैं ब्लाइंडली नहीं बोलूंगा कि सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे जीएसटी एग्जम्प्ट है। मैं ये बोल सकता हूं कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगर आपने बेचा है तो 90% एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के सेल पर जीएसटी एग्जम्प्ट रहता है, बट 10% तो होते हैं जो चार्जेबल होता है बेटा। वो कौन से याद नहीं करना है, आइडिया के लिए बताया मैंने आपको। आइए, सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्सेज। देखो अगर आप जानवर पाल रहे हो, आए ना भाई, शिप पाल रहे हो, बकरे पाल रहे हो, आए ना, मुर्गियां पाल रहे हो, पोल्ट्री फार्म है आपका बेटा, आए ना बच्चों, सर ये सब एग्रीकल्चर के स्कोप में आता है, वेज हो या नॉन वेज हो, क्योंकि रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स भी एग्रीकल्चर के स्कोप में आता है सर, एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्सेज। क्लियर? अब रेयरिंग ऑफ हॉर्सेज या कल्टीवेशन प्लांट जो आप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर प्रोडक्ट और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। इसके लिए सर मान लो कोई किसान है जो ये काम कर रहा है, खेती कर रहा है, वेज की या नॉन वेज की, उसको आपने सर्विसेज दी है बाय वे ऑफ एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, प्लांट प्रोडक्शन और टेस्टिंग। तो सर इन चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगेगा, जो भी चार्जेस आपने चार्ज किए हों। ठीक है मालिक? सर किसके लिए? एग्रीकल्चर ऑपरेशन डायरेक्टली रिलेटिंग टू प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, प्लांट प्रोडक्शन और टेस्टिंग। अब टेस्टिंग के अंदर
भले वो सोइल टेस्टिंग हो, भले वो प्लांट टेस्टिंग हो, भले वो फूड टेस्टिंग हो, इनके चार्जेस पे जीएसटी क्या है, एग्जिम्प्ट है। ओके सर, फिर आता है क्या, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, मेन पावर सप्लाई, फार्म लेबर अगर सप्लाई की जीएसटी क्या है, एग्जाम्प्ट। फिर आपने मेरे फार्म पे आके ऐसी कोई प्रोसेस करी जिसकी वजह से प्राइमरी नेचर चेंज नहीं हुआ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, बट इट मेड इट मार्केटेबल फॉर द प्राइमरी मार्केट, तो ऐसे केस में सर जो प्रोसेस आपने मेरे फार्म पे आगे करी उस पर जीएसटी क्या है, एग्जाम्प्ट है बेटा। के सर पढ़ना, अब यहाँ पे एग्जांपल दे रखे प्रोसेसेस के, वो सब याद करने की जरूरत नहीं है, पढ़ो। प्रोसेसेस कैरिड आउट एट एन एग्रीकल्चरल फार्म, मेरे फार्म पे आके अगर आपने कोई प्रोसेस करी है इंक्लूडिंग टेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, ट्रिमिंग, सन ड्राइंग, धूप में सुखाया है, फ्यूमिगेटिंग, कीड़े मारे, है ना भाई, क्योरिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, कूलिंग और बल्क पैकेजिंग एंड सच लाइक ऑपरेशंस। देखो एग्जांपल है केवल, ये याद करने की जरूरत नहीं है। सच लाइक ऑपरेशन, अब ध्यान देना बेटा, विच डू नॉट ऑल्टर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बट मेक इट ओनली मार्केटेबल फॉर द प्राइमरी मार्केट। तो ऐसे केस में उस प्रोसेस के लिए जो चार्जेस आपने पे किए उस चार्ज पे जीएसटी क्या है, एग्जिम्प्ट है। जैसे सर मेरा एक फार्म है, खेती करता हूं, वहां गुलाब उगते हैं रोज सर गुलाब की खेती करते सर, 38 तरह के गुलाब उगते हैं सर, हाँ हर कलर का गुलाब है सर, हर मूड के लिए अलग अलग गुलाब है सर, है ना, गुस्सा है तो ब्लैक रोज भी है सर, सर गुस्सा है तो किसी को ब्लैक रोज दो, मैं तेरे से गुस्सा हूं तो मालिक सर ऐसे केस में सर आप मेरे फार्म पे आए और आपने रोज से गुलाब जल बना दिया, रोज वाटर बना दिया, आप मुझे बताओ जो आपने चार्जेस लिए उस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, क्योंकि आपने गुलाब का प्रिंसिपल जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स था, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो चेंज कर दिया, वो फूल नहीं रहा, वो गुलाब जल बन गया बेटा। यही अगर आपने आगे सर गुलाब, मैंने कहा आपको क्या, जहां गुलाब होते वहां कांटे भी होते, सोचो अगर गुलाब की राह से कांटे नहीं हटाए और आपने किसी को गुलाब दिया और अगर उसके कांटा चुभ गए, है ना, सोचिए क्या होगा। आप जो सोच रहे हो वो नहीं होगा, कांटा चुभा, खून आया, आपने क्या किया, खून जैसे ही आया और मान लो किसी ने किसी की मांग भर दी, वहीं पे कार्यक्रम खत्म, है ना भाई। इसीलिए इस तरह के एक्सीडेंट्स रोकने के लिए हमने आपको अपॉइंट किया और बोला क्या, आप हमारे फार्म पे आइए और गुलाब की राह में जो भी कांटा आते हैं उसको उड़ा दीजिए। तो आपने क्या किया, जस्ट कांटे हटाए हैं, आपने कोई एसेंशियल कैरेक्टर चेंज नहीं किया है, उसके लिए जो चार्जेस लिए उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। समझा मेरी बात, क्लियर। ऐसे कभी कोई पागल जैसे एग्जांपल में देता रहता हूँ क्लास में, अरे ठीक है साहब, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कुछ, आई भाई क्लियर, ठीक सर सरकार। आइए फिर, रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी और वैकेंट लैंड विथ और विदाउट स्ट्रक्चर इंसिडेंटल टू इट्स यूज। सर मैंने कोई खेत किराए पे लिया है, मैंने कोई मशीन किराए पे ली, चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगेगा। फिर लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज, सर लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इनके चार्जेस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा ध्यान रखिएगा, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूड्स कोल्ड स्टोरेज ऑल्सो, आपने कोल्ड स्टोरेज किया हो या नॉर्मल स्टोरेज किया हो, चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगेगा। एग्रो वेयर हाउसिंग इंक्लूडिंग कोल्ड स्टोरेज ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एटसेट्रा इज एग्जेम्प्ट। फर्दर ध्यान देना बेटा, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बोला बेटा, वेयर हाउसिंग ऑफ प्रोसेस्ड फूड इज टैक्सेबल बेटा, क्लियर। तो टी लीव्स की अगर आप बात करो चिराग भाई, तो टी लीव्स क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है बेटा। चाय की पत्ती रो फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं आपसे, प्रोसेस करने के बाद की बात नहीं कर रहा मैं आपसे, क्लियर। तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के स्कोप में आता है, जीएसटी नहीं लगेगा। बाकी चाय पत्ती की बात आगे और करूंगा मैं आपसे बेटा, के। फिर एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज, आपने गांव में जा जाकर लोगों को खेती के नई टेक्नोलॉजी सिखाई है, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी को समझाया वहां जाके, तो चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगेगा, जो भी चार्जेस आपने लिए उसके लिए। फिर सर एपीएमसी मार्केट, मंडी शुल्क, आपने कई बार देखा होगा अनाज मंडी में माल बिकता है ऑक्शन के थ्रू, तो वहां पे जितना माल बिका है उसका एक परसेंटेज आपको मंडी शुल्क पे करना पड़ता है, एपीएमसी मार्केट के चार्जेस होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, मार्केट प्रोवाइड किया आपको उसके मेंटेनेंस के लिए बेटा। तो सर ऐसे केस में सर्विसेज बाय एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी और बोर्ड जो चार्जेस लिया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। प्लस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का जो कमीशन एजेंट है
जिसने सेल और परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए कमीशन चार्ज किया जीएसटी नहीं लगेगा। ध्यान देना बच्चों, सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के कमीशन एजेंट पे जीएसटी एग्जेम्प्ट किया हुआ है, सर प्रोसेस्ड फूड के कमीशन एजेंट पे जीएसटी एग्जेम्प्ट नहीं किया हुआ है। क्लियर। फिर आता है क्या, सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन अ वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किसी वेयर हाउस में स्टोर्ड है और वहां जाके आपने फ्यूमिगेशन किया तो नाउ इट इज टैक्सेबल। ध्यान रखिएगा बेटा, एग्जिबिशन था, विड्रॉ कर दिया इसको बेटा। क्लियर। हाँ, मेरे फार्म पे आके अगर आपने फ्यूमिगेशन किया था तो ऊपर हमने पॉइंट नंबर 3 में पढ़ा था क्या, वो एग्जेम्प्ट है। आपने वेयर हाउस में जाके फ्यूमिगेशन किया तो इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी, फ्यूमिगेशन सर्विस के चार्ज पे जीएसटी लग जाएगा। क्लियर है मालिक? गुड। एक और बात ध्यान देना बेटा, राइस चावल देखा आपने बेटा जीवन में, देखे होंगे ना सर, खाए भी होंगे सर। तो राइस जो होते हैं बेटा दैट इज प्रोसेस्ड फूड। राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के स्कोप में नहीं आता है एज पर क्लियरिटी गिवन बाय डिपार्टमेंट। हाँ सर, पैडी जो होता है ना, पैडी, पैडी मतलब रो राइस, इट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बट राइस इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इसलिए राइस के अगर आप कमीशन एजेंट हो तो टैक्स लग जाएगा। इसलिए राइस के लिए पॉइंट अलग से और दिया है और बोल दिया क्या, सर्विसेज बाय वे ऑफ लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और वेयरहाउसिंग ऑफ राइस इज एग्जेम्प्ट। अलग से इसको एग्जेम्पशन इसलिए दिया क्योंकि ऊपर कवर नहीं हो रहा था बेटा, पर कमीशन एजेंट ऑफ राइस इज टैक्सेबल, वो अलग से कहीं एग्जेम्प्ट नहीं किया है, इसलिए मैंने जानबूझ के अलग से लिखा आपके लिए। ओके मालिक। फिर सर्विसेज बाय वे ऑफ वेयरहाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। सर अगर आपने माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब खेत, आपने फॉरेस्ट से कोई लकड़ी लेके आए, कोई सर फॉरेस्ट का कोई आउटपुट लेके आए, कोई जैसे लकड़ी लेके आया, ट्री ले आया, लीव्स ले आया, तो इनके स्टोरेज चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगता है। क्लियर। पुष्पा आया ना, झुकेगा नहीं साला, याद है चंदन की लकड़ी, सर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आया ना भाई, तो सर उसके वेयरहाउसिंग चार्ज पे जीएसटी नहीं लगेगा। फिर आइए पॉइंट नंबर 4, सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज और वेयरहाउसिंग ऑफ सीरियल्स, पल्सेज, अनाज, दाल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इनके वेयरहाउसिंग पे जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा कोई प्रोसेस्ड फूड जैसे कॉफी एंड टी हो गया, अब मैं बात कर रहा हूं कॉफी और टी कौन से, जो प्रोसेस्ड फूड है। टी लीव्स की बात नहीं कर रहा मैं आपसे बेटा, है ना सर। खोपरा हो गया, खोपरा मतलब खोपरा, कोकोनट जो होता है ना बेटा प्रोसेस्ड, उसकी बात कर रहा हूं मैं आपसे। ये सब के स्टोरेज और वेयरहाउसिंग में जीएसटी लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, कौन सा गुड्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो देखना पड़ेगा कि वो प्रोसेस्ड है कि नहीं है। अगर प्रोसेस्ड फूड है उनके वेयरहाउसिंग चार्ज पे जीएसटी लग जाएगा। बाकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के जैसे गेहूं स्टोर किया आपने, आया ना भाई, जैसे आपने सर मेज मक्का स्टोर किया आपने, सरसों, मस्टर्ड सीड्स ये आपने स्टोर किए, इनके वेयरहाउसिंग चार्ज पे जीएसटी नहीं लगेगा। वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, दाल हो गई, इन सब के वेयरहाउसिंग चार्ज पे जीएसटी नहीं लगेगा। टी लीव्स के वेयरहाउसिंग चार्ज पे जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के स्कोप में आता है बेटा। पर सर प्रोसेस टी हो गया, इसके वेयरहाउसिंग चार्ज पे जीएसटी लगेगा। फिर आइए, मैं ऐसा कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहा हूं फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर, तो ऐसे केस में मेरे चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगेगा। जॉब वर्क बेस पे मैंने कोई काम किया है एज ए इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन होने के बीच का प्रोसेस, प्रोडक्शन के बाद का प्रोसेस नहीं बेटा, है ना भाई। क्लियर। तो कैरिंग आउट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस इज जॉब वर्क इन रिलेशन टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर प्रोसेस और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, है ना भाई। कुल मिला के ये जो है वो तो पूरा एग्रीकल्चर का डेफिनेशन दे रखा है। क्लियर। तो कुल मिला के कैरिंग आउट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस इज जॉब वर्क इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर इज एग्जम्प्ट अंडर जीएसटी, और उस पर जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड, अब सर इसके लिए एक सर्कुलर आया, वो बोलता है क्या, सर जैसे पैडी जो था ना, पैडी रो राइस, उसको प्रोसेस करके उसकी हस्क दूर करके डी हस्किंग करके उसको राइस का दाना बाहर निकल जाता है, तो उसको बोलते हैं डी हस्किंग की प्रोसेस, डी हस्किंग। तो सर क्या मिलिंग मतलब इसको क्या फैक्ट्री में ले जाते हैं, मिल में ले जाते हैं, तो मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस बाय द प्रोसेस ऑफ डी हस्किंग, क्या ये इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस है? आंसर इज नो।
ये प्रोडक्शन होने के बाद की प्रोसेस है, इसलिए सर ये एग्जाम नहीं होगा, इसलिए इसकी चार्जेस पे जीएसटी लग जाएगा। और सर यहाँ पे बोल दिया गवर्नमेंट ने क्लियरिफिकेशन देके कि मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस कैनॉट बी कंसिडर्ड एज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस और चार्जेस पे जीएसटी लगेगा। फिर सर्विसेज बाय वे ऑफ प्री कूलिंग, राइपनिंग, प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, राइपनिंग, पकाना, पकाता ना बेटा इसको, फ्रूट्स वगैरह को, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग, लेबलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच डू नॉट चेंज और ऑल्टर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेड एग्रीकल्चर सेड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, तो इन चार्ज पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। देन जीटीए, वैसे जीटीए का टॉपिक आगे आएगा, पर यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को लिंक करने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया यहाँ पे कि सर जीटीए के थ्रू आपने ट्रांसपोर्ट कराया है इन अ गुड्स कैरेज ऑफ व्हाट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस एंड राइस, तो इनके ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पे जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी है, मिल्क, सॉल्ट एंड फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस एंड राइस भी है बेटा, राइस को भी अलग से बोल दिया है बेटा, ठीक है, आटा भी बोल दिया है, दाल भी बोल दी। फिर पॉइंट नंबर 8, सेम वे यहाँ पे था ट्रांसपोर्टेशन जीटी के थ्रू, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन बाय रेलवे और वेसल के थ्रू, तो सेम गुड्स वही, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस, राइस आर एग्जम्प्ट अंडर जीएसटी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पे। फिर सर सर्विसेज बाय वे ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक, जो हमने आगे भी पढ़ा था, एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्सेज सिंस स्टड फार्मिंग इज नॉट कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ द एग्रीकल्चर, इसलिए सर इसको अलग रखा है। बाकी हॉर्सेस के अलावा किसी भी लाइव स्टॉक का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या इंजेक्शन वगैरह के थ्रू ब्रीडिंग बढ़ाई आपने, तो चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? अच्छा ध्यान देना बेटा, जैसे आपने खेत किराए पे लिया तो रेंटिंग ऑफ फार्म भी कवर था ऊपर बेटा, पर खेत किराए पे लिया किसके लिए बेटा, आपने स्टड फार्मिंग के लिए बेटा, तो जीएसटी लग जाएगा, क्योंकि सर स्टड फार्मिंग किसके लिए होता है, हॉर्सेस के लिए होता है, और वो एग्रीकल्चर के स्कोप में कवर नहीं होता है बच्चा। ओके चल सर, स्टड फार्मिंग के लिए लैंड रेंट पे लिया, इट विल बी टैक्सेबल। ओके चलिए सरकार, फिर स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल इज नाउ मेड टैक्सेबल, कसाई हो कसाई, बकरे काटते हो, काटने के लिए चार्जेस पे जीएसटी लग जाएगा। फिर आता है क्या पॉइंट नंबर 11, सर ध्यान देना बेटा, देखो मैंने खेत किराए पे लिया, रेंट पे, क्या रेंट पे जीएसटी नहीं है बेटा, अभी मैंने गवर्नमेंट से रॉयल्टी बेस पर राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स लिए है, और मैं कौन हूं, इंडिविजुअल फार्मर, तो उसके लिए जो रॉयल्टी पे कर रहा हूं मैं गवर्नमेंट को, उस पर जीएसटी क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट पढ़ना। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ assignment of right to use natural resources to an individual farmer for cultivation of plants and rearing of agriculture, ये जो लिखा है वो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन लिखी वापस बेटा, for cultivation of plants and rearing of all life forms of animal except rearing of horses for food, fiber, fuel, raw material or other similar process products और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ना भाई। कुल मिला के एग्रीकल्चर के लिए इंडिविजुअल फार्मर को राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स दिया है किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, यूनियन टेरिटरी ने, लोकल अथॉरिटी ने, तो चार्जेस लिए उस पर जीएसटी नहीं लगेगा मालिक। फिर बोला है क्या, सर मान लो मैं किसान हूं, खेती करना चाहता हूं साहब, पर कुएं से पानी निकालने के लिए साहब मोटर ही नहीं है, मोटर ले आया, लाइट का कनेक्शन ही नहीं साहब, तो सर हमने इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बोला कि वहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए जिससे इसको लाइट पहुंच पाए इसके खेत तक, तो उसके लिए जो चार्जेस लिए इस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा। किसने चार्ज लिए, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने, डिस्कॉम ने बेटा, पढ़ना। सर्विसेज सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सटेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क up to the ट्यूबवेल ऑफ द फार्मर और एग्रीकल्चरलिस्ट फॉर एग्रीकल्चरल यूज, तो ट्यूबवेल ऑफ द फार्मर तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने लगाया है, इंस्टॉल किया, उसके लिए जो चार्जेस लिए इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने, उस चार्ज पे जीएसटी नहीं लगेगा। फिर है क्या सर, कोल्ड स्टोरेज वालों के लिए गवर्निंग अथॉरिटी बना रखी है, जैसे कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनीज को गवर्न करने के लिए सेबी बनाया हुआ है, वैसे ही कोल्ड स्टोरेज वालों के लिए नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रखी है, उसने जो भी चार्जेस लिए उस चार्ज पे जीएसटी नहीं लगेगा। पढ़ लीजिए, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर
बाय वे ऑफ कोल्ड चेन नॉलेज डिसेमिनेशन, तो जो चार्जेस लिए उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। और ये एग्रीकल्चर रिलेटेड सारे पॉइंट खत्म होते हैं। अब देखो बेटा, सर जब एग्रीकल्चर रिलेटेड आपने पॉइंट पढ़े तो 13 पॉइंट थे बेटा, तो आपको ऐसा कभी नहीं आएगा राइट डाउन 13 पॉइंट ऑफ मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट विच आर रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर। नहीं यार, आपको एक क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर 2-3 पॉइंट डालेंगे, कौन से एग्जाम है कौन सा नहीं है आपको बताना है बेटा। 5-6 पॉइंट होंगे बेटा, समझे मेरी बात। या जो बड़ा क्वेश्चन बनता है अपना, उसमें 1-2 पॉइंट ऐसे होंगे जो एग्जाम रहेंगे, या 1-2 पॉइंट होंगे जो टैक्सेबल रहेंगे। आपको वहां क्लिक करना चाहिए कि एग्जाम है या टैक्सेबल है। क्लियर? जो भी ऑनलाइन बैठे जल्दी बताओ, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चों? सारे एग्जामिनेशन क्लियर हो रहे बेटा आपके? पक्का? हाँ जी, एवरीथिंग फाइन? यस मालिक, चिराग भाई, भावेश भाई, देवेंद्र जी, ऑल क्लियर? गुड। चलो मालिक, सरकार अब आ रहा है क्या नेक्स्ट सेक्टर, एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज। बड़ा ही सुंदर पॉइंट है, बड़ा ही अच्छा पॉइंट है, बड़ा ही अच्छा काम का पॉइंट है सर, एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज वाला। अरे भाई, कभी स्कूल गए क्या? स्कूल फीस दी होगी ना यार। कॉलेज गए? अरे कॉलेज तो नाम ही सर गलत लिया मैंने, जिंदगी बर्बाद हो गया सर। हाँ है ना सर, ये सीए करते करते कॉलेज लाइफ तो खत्म ही होने वाली है साहब। तो ऐसे केस में जो फीस पे किया उस पर जीएसटी एग्जाम है कि नहीं है, ये जो कोचिंग फीस आपने पे करी उस पर जीएसटी एग्जाम है कि नहीं है, वो हम पढ़ने वाले हैं इस पॉइंट के थ्रू, जहां समझ में आएगा क्या किनको एग्जामिशन दे रखा है किनको एग्जामिशन नहीं दे रखा है। फर्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट्स फैकल्टी एंड स्टाफ। अपने स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को जो भी सर्विस दी है किसने, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने, इस पे जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में क्या क्या आता है सर, देखना ध्यान से। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मींस एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन, छोटे बच्चों के लिए जो, एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट 12th क्लास तक बेटा। है ना भाई, भले उसको जूनियर कॉलेज भी बोलते बेटा, एग्जेम्प्ट है बेटा। Then education is a part of a curriculum for obtaining a qualification recognized by any law for the timing in force। जैसे कॉलेज में बीकॉम आप कर रहे हो, एमबीए आप कर रहे हो सर, आईसीएआई के थ्रू आप सीए कर रहे हो, आईसीएमआई के थ्रू आप सीएमए कर रहे हो, या आईसीएसआई के थ्रू आप सीएस कर रहे हो, वो सब इसमें कवर होते हैं। और सर उनकी फीस पे जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है। क्लियर? रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स है इसलिए बेटा। देन एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ एन अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स। अगर आप अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स कर रहे हो, उसके लिए फीस चार्ज किया है किसने, इंस्टीट्यूट ने, वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्कोप में आता है, और उसने जो फीस चार्ज करी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर सर? तो सर ध्यान देना बेटा, 3 कैटेगरी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। फर्स्ट, प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट। सेकेंड, कोई कॉलेज वगैरह, अपने इंस्टीट्यूट आईसीआई आईसीएमआई वगैरह जो क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। एंड थर्ड, अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। है ना भाई सर, ये लोग है क्या, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब इन्होंने अपने स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को कोई भी सर्विस दी, जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट। एग्जांपल, कोचिंग सर्विसेज दी, पढ़ाया इन्होंने बेटा, फीस चार्ज किया, जीएसटी नहीं लगेगा बेटा। स्कूल ने फीस चार्ज किया, कॉलेज ने फीस चार्ज किया, इंस्टीट्यूट ने फीस चार्ज किया, जीएसटी एग्जेम्प्ट। पर वो फीस इन्होंने स्टूडेंट से लिया है, फैकल्टी से लिया है, स्टाफ से लिया है, एग्जाम्प्ट है बेटा। एक और एग्जांपल सर, मान लो किसी कॉलेज का कैंटीन है और कॉलेज ही रन कर रहा है कैंटीन को, और वहां समोसा खाया किसने, किसी स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ ने, उस पर भी जीएसटी एग्जाम्प्ट है बेटा। इनफैक्ट बस की सर्विसेज दी है किसने, स्कूल ने, इसको सर फैकल्टी को और स्टाफ भी आ रही है सर उस बस में, उनसे चार्जेस लिए, उस पर भी जीएसटी क्या है, एग्जाम्प्ट है। तो एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ, एग्जाम्प्ट है बेटा। फिर सर अब मान लो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपको एडमिशन लेना है, एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, पास हो गए तो एडमिशन मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। तो सर जब तक आप पास नहीं होंगे, जब तक आप एडमिशन नहीं लोगे, तब तक तो आप वहां के स्टूडेंट नहीं हो। तो आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एंट्रेंस फी दिया, उस पर जीएसटी एग्जाम्प्ट है कि नहीं सर? तो वो सिंस आप अब तक उसके स्टूडेंट नहीं बने, इसलिए ऊपर कवर नहीं होता, इसलिए पॉइंट नंबर डबल ऐड किया और बोल दिया क्या, सर्विसेज बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ
कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फी, उस पर भी जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है। देखो अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि बेसिक एजुकेशन जो ये स्कूल कॉलेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं इस पर जीएसटी नहीं लगाओ यार, पेरेंट्स पे ज्यादा बर्डन मत लगाओ टैक्सेस का। फिर अब आ रहा है क्या, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विस दे रहे हो, तो यहाँ 5 पॉइंट है, ये केवल 5 सर्विसेज ऐसी है जो आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड करी तो जीएसटी एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज जीएसटी टैक्स लगेगा। कोई भी सर्विस दी इसके अलावा जीएसटी लग जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी। सर मान लो स्कूल के पास खुद की बस नहीं है और स्कूल को आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट और फैकल्टी स्टाफ के लिए बसेस दी, क्लियर, बस वाली सर्विसेज दी, तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के लिए जो चार्ज आपने चार्ज किया है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। फिर कैटरिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग एनी मिड डे मील स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, ये इंक्लूडिंग है बेटा, केवल मिड डे मील स्कीम नहीं है। कोई भी कैटरिंग सर्विस अगर आपने स्कूल को दी है जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है। हाँ, मिड डे मील स्कीम इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम है स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी, पर अगर वो मिड डे मील स्कीम किसी कॉर्पोरेट ने स्पॉन्सर करी तो भी जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा, क्योंकि कोई भी स्पॉन्सर करे उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। ऑल कैटरिंग सर्विसेज टू स्कूल आर एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी। सर ये भी एक सर्कुलर था जो यहाँ पे आगे दे रखा है, जैसे ये रहा। आंगनबाड़ी केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र क्या है बेटा, सर दीज आर कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आता है ये, और ये भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्कोप में आएगा। ये गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल होते हैं बेटा, ये छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं वहां पे बेटा, गवर्नमेंट की एक तरह से प्ले स्कूल टाइप हो गया बेटा ये, ठीक है। अब यहाँ पे मिड डे मील स्कीम दी जाती है बेटा, मिड डे मील के थ्रू खाना दिया जाता है इनको, है ना, तो वो भी क्या है, एग्जामिनेशन में कवर है और इस पे जीएसटी क्या है, एग्जाम्प्ट है बेटा। ये आओ बच्चों, अब साहब पॉइंट नंबर 3, सर आपने सर स्कूल को सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग और क्लीनिंग सर्विसेज दी पर परफॉर्म्ड इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए बेटा। आई रिपीट, सर सिक्योरिटी, क्लीनिंग और हाउसकीपिंग सर्विसेज परफॉर्म्ड इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ध्यान दीजिएगा बेटा, अब मैं जो बात बोलने वाला हूं वहां बच्चे गलती करते हैं एग्जाम के अंदर, आपने बात ध्यान से सुनी तो गलती नहीं होगी आपसे बेटा। सर कैटरिंग सर्विसेज नहीं लिखा है पे कि परफॉर्म्ड इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पर सिक्योरिटी, क्लीनिंग और हाउसकीपिंग के लिए लिखा है क्या, परफॉर्म्ड इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब जैसे मान लो किसी स्कूल का एनुअल डे था और एनुअल डे का फंक्शन इन्होंने बाहर किसी होटल के बैंक्वेट हॉल में किया, तो वहां पे जिसने कैटरिंग सर्विस दी वो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी बेटा, क्योंकि कैटरिंग सर्विसेज टू स्कूल आर एग्जेम्प्ट, कहीं पे भी दो। और वहां पे अगर आपने सिक्योरिटी सर्विसेज दी है, क्लीनिंग सर्विसेज दी है, हाउसकीपिंग सर्विस दी, तो इट विल बी टैक्सेबल। समझे, वेरी गुड, क्लियर। अच्छा एक बात ध्यान रखना बेटा, यहां पे 2 पॉइंट लिखे बेटा, ये तो ये दोनों पॉइंट मैं ऊपर ही बता रहा हूं आपको, यहां पे लिख देता हूं। यहां पे ये जो फर्स्ट 3 पॉइंट है ना बेटा, दीज आर एग्जेम्प्ट ओनली फॉर स्कूल्स प्रोवाइडिंग प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट। इसलिए मैंने इन तीनों के लिए एग्जांपल भी जब बोले तो स्कूल की बोले जानबूझ के, ये ना मालिक, यस क्लियर, ये लिख दो आप अपनी बुक के अंदर, दीज आर ओनली फॉर स्कूल्स। पॉइंट नंबर 4 क्या लिखो, फॉर ऑल, फॉर ऑल मतलब तीनों कैटेगरी के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है अपने, ये रहे सबके लिए एग्जेम्प्ट है। और पॉइंट नंबर 5 क्या लिख दो, क्या ओनली फॉर कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 2 मतलब ये रहा कॉलेजेस, अपने इंस्टीट्यूट, उनके लिए बेटा, ना तो स्कूल के लिए ना ये अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स के लिए। पॉइंट नंबर 5, ओके। अब क्या है वो पढ़ लेते बेटा, सर आपने स्कूल को, कॉलेज को या अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स वाले को सर्विसेज दी, कौन सी, रिलेटिंग टू एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूशन। आपने एडमिशन कंसल्टेंसी सर्विसेज दी, कमीशन चार्ज किया कॉलेजेस के लिए, कमीशन चार्ज किया एडमिशन के लिए, जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है बेटा। अब ये सर्विस भली कॉलेज को दो, स्कूल को दो, सबके लिए एग्जेम्प्ट है बेटा। एंड कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे इंस्टीट्यूट भी अपना क्या करता है, आपके लिए एग्जाम कंडक्ट कराता ना बेटा, एग्जाम का कंडक्ट होते हैं बेटा, एग्जाम सेंटर कहाँ होते हैं, कॉलेजेस स्कूल्स होते हैं ना सर, ये तो कॉलेज स्कूल वाले चार्जेस लेते हैं इंस्टीट्यूट से टू कंडक्ट द एग्जाम,
एग्जामिनर भी उनके होते हैं, कॉपी कलेक्ट करने वाले, कॉपी लेने वाले भी उनके लोग होते हैं, कॉलेज वालों के, अपने इंस्टीट्यूट के नहीं होते सर। तो दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। तो सर उन चार्जेस पे जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है बेटा, ठीक है। फिर सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स और पीरियोडिकल्स, सर किसी कॉलेज ने ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स या पीरियोडिकल्स सब्सक्राइब करी, जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है, क्लियर। पर किसी स्कूल ने या वोकेशनल अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स वाले ने अगर ये ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल सब्सक्राइब करें तो जीएसटी क्या होगा, लगेगा, जीएसटी चार्जेबल होगा बेटा, क्लियर, डन। सरकार ये इन दोनों पॉइंट में लिखा था कि कौन सा पॉइंट किसके लिए एप्लीकेबल है, ओके मालिक। आइए अब कुछ सर्कुलर की बात कर लेते हैं बेटा। सबसे पहला एक एक्सप्लेनेशन हुआ और उसने बोला क्या, जैसे बोर्ड के एग्जाम होते हैं ना बेटा, स्कूल के बोर्ड एग्जाम्स, सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड, फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, क्या बोला सर, फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, इनको भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा फॉर द लिमिटेड पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। पढ़ना, मैं एग्जांपल देता हूं, एक बार पढ़िए। द सेंट्रल और स्टेट एजुकेशनल बोर्ड्स shall be treated as educational institution for the limited purposes of conducting examination, for the limited purposes of providing services by way of conduct of examination to the students। मतलब क्या है, अब मैं तुम्हें समझाता हूं बच्चों। आपने भी बोर्ड के एग्जाम दिए होंगे, 10th बोर्ड, 12th बोर्ड। आपने देखा होगा जब बोर्ड के एग्जाम्स के फॉर्म खुलते हैं बेटा, तो आपको फीस पे करनी पड़ती है बोर्ड्स को, स्कूल को नहीं बेटा, स्कूल की फीस तो हो गई एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, क्योंकि उनके एग्जाम बोर्ड कंडक्ट कराता है, कॉपीज बोर्ड चेक करता है, आयना बोर्ड ही रिजल्ट पब्लिश करता है। तो सर उसके लिए जो फीस चार्ज किया है तो वो बोर्ड कोई स्कूल तो है नहीं बेटा, बोर्ड कोई कॉलेज तो है नहीं बेटा, इसलिए वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्कोप में नहीं आ रहा था। इसलिए एक्सप्लेनेशन ऐड करके बोल दिया क्या, फॉर द लिमिटेड पर्पसेस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, उसको भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा। और अगर इन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराने की सर्विसेज दी है, उसके लिए फीस लिया है, जीएसटी क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट। सर इन्होंने देना बेटा, इनको भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना गया है, तो सर पेपर चेकिंग करने वाले ने इनसे फीस चार्ज करी, वो भी क्या होगा, एग्जाम, क्योंकि सर्विसेज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन में ये भी कवर होगा, उस पर भी जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट। पढ़ना क्लियर। सर ये सर्कुलर एक और आया है बेटा, इसी से रिलेटेड बेटा, इसी पॉइंट से रिलेटेड सर्कुलर है। क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ वेरियस सर्विसेज बाय सेंट्रल और स्टेट बोर्ड्स, सेंट्रल और स्टेट बोर्ड सच एज नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। अब नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन क्या करता है बेटा, कई सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है, जैसे कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, क्लियर। सर ध्यान देना बच्चों, जीएसटी जो भी फीस चार्ज करी फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए, क्लियर, उस पर जीएसटी क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, इंक्लूडिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो, है ना। सर जीएसटी क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट, कि फॉर द लिमिटेड पर्पसेस ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना गया है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ से फीस लिया, जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट, क्लियर। सर सेम वे, सर ध्यान देना बेटा, जैसे एडमिट कार्ड प्रिंट किया है, पढ़ना, जीएसटी इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट ऑन इनपुट सर्विसेज। जैसे मान लो स्टेट और सेंट्रल बोर्ड ने एग्जाम कंडक्ट करा दी है, अब एग्जाम तो हो गए बच्चों के, अब कॉपी चेक कौन करेगा, या जो क्वेश्चन पेपर था वो प्रिंट कौन कर रहा है, तो प्रिंटर ने इनको प्रिंटिंग की सर्विसेज दी, कॉपी चेकर ने कॉपी चेकिंग की सर्विसेज दी, तो सर्विसेज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बेटा। ये सब भी तो कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन में आएगा, तो इस पे भी जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो सर्विस इज जीएसटी इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट ऑन दी इनपुट सर्विसेज relating to admission to or conduct of examination such as online testing services, result publication, printing of notification for examination, printing of admit cards, question papers etc. when provided to such boards are also exempt from GST। पर हाँ सर इन नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन या इन बोर्ड्स ने कोई अदर सर्विसेज दी, जैसे एक्रेडिटेशन टू एनी कॉलेज वगैरह, किसी इंस्टीट्यूशन को इन्होंने एक्रेडिटेशन दिया, उसके लिए कोई फीस चार्ज किया, इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी, नॉर्मल 18% टैक्स लगेगा, क्लियर। अदर सर्विसेज विल बी चार्जेबल टू जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%, क्लियर। केवल कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन वाली सर्विसेज जो थी या उससे रिलेटेड सर्विस इन्होंने ली या सर्विसेज प्रोवाइड करी, जो भी फीस चार्ज किया या फीस पे किया, जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है। केवल कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए किसी और सर्विस पे जीएसटी क्या होगा, चार्जेबल होगा, क्लियर, डन। सेम वे एक और सर सर्कुलर आया, उसने बताया क्या कि एनी अथॉरिटी, बोर्ड और बॉडी set up by the central government or state government including national testing agency
फॉर कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जैसे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आजकल एक सीयूटी नाम का एक एग्जाम होता है बेटा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नाम का, जिसमें जो रिजल्ट पब्लिश होगा उसके बेस पे कॉलेजेस में आपको रैंकिंग मिलके आपको एडमिशन दिया जाएंगे। तो उसके लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन फी लिया है जीएसटी क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट। क्लियर, फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैल बी treated as educational institution for the limited purposes of conducting एग्जामिनेशन। कौन सा एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन। क्लियर, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हो गया या कोई भी बॉडी या बोर्ड सेटअप बाय द गवर्नमेंट हो गया जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए सर आप ताकि कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो पाए उसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहा है उसके लिए कोई फीस चार्ज या जीएसटी क्या रहेगा, एग्जाम, क्योंकि उसको भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मानेंगे फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। क्या मालिक, आओ सर कॉलेज हॉस्टल मेस फीस। अब सर कॉलेज खुद अगर मेस रन कर रहा है तो कॉलेज तो खुद क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है बेटा, उसने अपने बच्चों को कोई भी फीस चार्ज करी, भले फूड के लिए चार्ज करी, किसके लिए भी चार्ज करी, जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट। तो मेस और फैसिलिटी और फूड और बेवरेजेस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमेशा एग्जेम्प्ट है। पर अगर भाई कॉलेज के हॉस्टल के अंदर मेस कोई और कॉन्ट्रैक्टर रन कर रहा है, कैंटीन वाला रन कर रहा है, कैंटीन वाला चार्ज ले रहा है बच्चों से, इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी, है ना। मेस फैसिलिटी और फूड और बेवरेजेस प्रोवाइडेड बाय एनीवन अदर देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विल बी चार्जेबल टू जीएसटी बेटा। क्लियर, अच्छा इन्होंने कॉलेज से चार्ज किया होगा वो भी चार्जेबल टू जीएसटी, क्योंकि कैटरिंग सर्विसेज केवल स्कूल को दी तो ये एग्जेम्प्ट रहता है बेटा। तो सर्विसेज टू कॉलेज विल आल्सो बी चार्जेबल टू जीएसटी। सर्विसेज कैटरिंग वाले ने डाइट चार्ज किया बच्चों से, इट विल बी आल्सो चार्जेबल टू जीएसटी बेटा। हाँ, कॉलेज ने बच्चों से चार्ज किया तो जीएसटी नहीं लगेगा। के डन। आंगनबाड़ी केंद्र जो होते हैं बेटा बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, ठीक है, ये भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है, बच्चों से जो फीस लिया उसमें जीएसटी क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। मिड डे मील स्कीम इसने भी स्पॉन्सर के लिए जीएसटी क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट। कैटरिंग सर्विसेज टू स्कूल एग्जेम्प्ट होती है। फिर सर किसी स्कूल को कॉलेज को आपने एप्लीकेशन फी दी फॉर एंट्रेंस या एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए कोई फीस पे किया, या आपको स्कूल से बाहर निकाल दिया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपने लिया उसके लिए कोई फीस चार्ज किया, इसके लिए ऑल दीज आर आल्सो कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसलिए कोई भी फीस चार्ज करी उन्होंने बच्चों से, जीएसटी क्या रहेगा, एग्जाम्प्ट रहेगा इन सारे केस में भी बेटा। ए डन। अब सर बात आ रहा है किसके लिए, आईआईएम के लिए बेटा। सर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो वेरियस प्रोग्राम्स कंडक्ट कराते हैं उन प्रोग्राम के लिए जो फीस चार्ज किया है बच्चों से उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट है कि नहीं है, तो सर उसके लिए सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया कि वो प्रोग्राम कौन सा है, क्या शॉर्ट टर्म कोर्स है या लॉन्ग टर्म कोर्स है, मतलब 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर के लिए कोर्स अगर है, 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर के लिए कोर्स है, जैसे 2 साल का एमबीए हो गया, 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स फॉर मैनेजमेंट हो गया, ये सब पे जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है। पर शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स जो होते हैं, जैसे 15 दिन के लिए ट्रेनिंग दी गई ताकि आपकी स्किल डेवलप हो जाए, तो वो 15 दिन के लिए जो ट्रेनिंग चार्ज लिए उस चार्ज पे जीएसटी लग जाएगा। दैट इज उसमें जो पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं उसको पार्टिसिपेंट बोलेंगे, उनको स्टूडेंट नहीं बोलेंगे। क्लियर, तो सर ऐसे केस में वो एग्जाम नहीं रहेंगे, बाकी केसेस में वो एग्जाम रहेंगे। के मालिक, सेम वे। आइए बच्चों अगला पॉइंट पढ़ते हैं बेटा। सर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग अप्रूव्ड मैरीटाइम कोर्सेज, I repeat, applicability of GST exemption to the Directorate General of Shipping approved maritime courses conducted by Maritime Training Institute of India। सर इसमें क्या होता है, सर इनको सर्टिफिकेट मिलता है और उस सर्टिफिकेट के बेस पे ही इनको डिग्री मिलती है बेटा। तो दैट सर्टिफिकेट कोर्स इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट सिलेबस, जिसकी वजह से इनको रिकॉग्नाइज डिग्री मिलेगी। तो जो चार्जेस लिए वो भी क्या है, एग्जाम्प्ट रहेंगे, क्योंकि वो भी क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स के स्कोप में आ जाएगा। और जो भी चार्जेस लिए उस पर जीएसटी एग्जाम्प्ट रहेगा। जैसे आप इंटरमीडिएट पास करने के बाद आईटीओटी की ट्रेनिंग करोगे, जीएमसीएस की ट्रेनिंग करोगे, ये भी तो सीए सिलेबस का कोर्स का पार्ट है, सीएमए सिलेबस के कोर्स का पार्ट अगर है, जो चार्जेस पे किया उस पर जीएसटी क्या है, एग्जाम्प्ट है बेटा। क्लियर, डन। सर आइए फिर पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं बेटा हम लोग। सर यहाँ क्या लिखा है, सर सर्विसेज। अच्छा एक बात और, ये जो आपने सर्कुलर पढ़ा अभी लास्ट वाला, ये आपने पढ़ा शिपिंग अप्रूव्ड मैरीटाइम कोर्सेज का, सेम एक सर्कुलर आया है एयरलाइंस के लिए बेटा, तो उसके लिए भी जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है बेटा। ये रहा एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी। ये जो एडिशनल नोट्स मैंने आपको दे रखे बेटा अमेंडमेंट्स के, वहां देखिए।
एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए अप्रूव्ड फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्सेज, फ्लाइट सिखाना, फ्लाइट उड़ाना सिखाता ना बेटा, पायलट्स वगैरह बनाने के लिए, conducted by flying training organizations approved by the DGCA. Since these are approved by DGCA, flying training organization भले कोचिंग इंस्टीट्यूट है बेटा, पर वो ऐसा कोर्स प्रोवाइड करे विच इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम टू ऑब्टेन द डिग्री बेटा. तो ऐसे केस में वो भी सर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स के स्कोप में आएंगे, वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्कोप में आ जाएंगे, और उन्होंने जो फीस चार्ज की उस पर जीएसटी क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट. पढ़ लीजिए. द डीजीसीए नॉट ओनली अप्रूव्स फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस बट ऑल्सो फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्सेज, वो कोर्सेज को भी अप्रूव करते हैं. एंड मैंडेट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट टू बी इशूड टू सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन टर्म्स ऑफ एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 एंड रूल्स प्रिस्क्राइब देयर अंडर बेटा. वो ये बोलते हैं कि कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा बच्चों को, तब जाके ही उनको हम फ्लाइट उड़ाने देंगे. पता पड़ा फ्लाइट उड़ाई तो सही, लैंड नहीं कर पाया तो उड़ गए बेटा, है ना भाई. सर देयरफॉर the approved flying training courses conducted by flying training organizations approved by DGCA, wherein DGCA mandates the requirement of a completion certificate, are covered under the exemption and are exempt under GST. क्लियर, कोई खास बात नहीं बेटा. आइए सर, अब मैंने बच्चों को स्कूल की सर्विस दी, मैं हूं स्कूल, तो स्कूल ने जो बच्चों को सर्विस दी उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट. स्कूल ने ट्रांसपोर्टेशन के लिए खुद की बस नहीं थी, ट्रांसपोर्टर की मदद ली, उससे सर्विसेज ली, तो ट्रांसपोर्टर आप हो, आपने मुझे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ की सर्विस दी, किसको, स्कूल को, वो भी जीएसटी एग्जेम्प्ट. अब आपके पास बस नहीं थी, आपने क्या किया, 10 बस किराए पे ली किसी आदमी से बेटा, तो जो आपने हायर चार्जेस पे किए उसमें जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है, क्योंकि आप स्कूल को सर्विस दे रहे हो बेटा. और स्कूल को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ की सर्विस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है, इसलिए आपने हायरिंग चार्जेस जो पे किए मोटर व्हीकल्स के लिए उस पर भी जीएसटी क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, एग्जाम कर दिया. पढ़िए, सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर अ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ, किसको दिया आपने, हायरिंग पे, टू अ पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ टू स्कूल. अगर आप स्कूल को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहे हो तो आपने सर मोटर व्हीकल हायर पे लिया है, तो जीएसटी क्या रहेगा हायरिंग चार्ज पे, एग्जेम्प्ट. ओके गुड. सर आइए अगला पॉइंट. तो नया पॉइंट ऐड हुआ बेटा, सर्विसेज ऑफ एफिलिएशन. बेटा गवर्नमेंट स्कूल के लिए, आई रिपीट, गवर्नमेंट स्कूल के लिए एफिलिएशन चार्ज पे जीएसटी एग्जाम किया है, पढ़ना ध्यान से. सर्विसेज ऑफ एफिलिएशन प्रोवाइडेड बाय अ सेंट्रल और स्टेट एजुकेशन बोर्ड और काउंसिल और एनी अदर सिमिलर बॉडी बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, नाम कुछ भी हो सकता. एफिलिएशन चार्जेस पे एफिलिएशन चार्जेस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा अगर ये एफिलिएशन प्रोवाइड किया है किसको, टू अ स्कूल एस्टेब्लिश्ड, ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी. कुल मिला के गवर्नमेंट स्कूल के एफिलिएशन चार्जेस पे जीएसटी क्या कर दिया, एग्जाम कर दिया. पर ध्यान रखिएगा बच्चा, सर सर्कुलर आगे ये बताता मैं, सर्कुलर यहाँ पे दे रखा है मैंने आपको बेटा, कि सर अगर गवर्नमेंट के अलावा कोई और स्कूल हुआ, उसने कोई एफिलिएशन लिया और एफिलिएशन के लिए चार्जेस पे किए, तो इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी. ये दे रखा सर्कुलर मैंने सर. और ये भी जानना, केवल ये स्कूल के लिए, कॉलेजेस के लिए नहीं बेटा, वो भी गवर्नमेंट स्कूल के लिए एग्जेम्पशन दिया बेटा. द एफिलिएशन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू स्कूल्स बाय एजुकेशनल बोर्ड्स और काउंसिल्स or other similar bodies are not covered within the ambit of exemption provided to schools and thus GST is applicable. But however, एफिलिएशन सर्विसेज टू ये गवर्नमेंट स्कूल्स जो मैंने अभी पढ़ा है आपको, आर एग्जेम्प्टेड वाइड जीएसटी, एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी, वाइड सेपरेट एग्जेम्पशन एंट्री इन द एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन जो भी हमने पढ़ी. केवल गवर्नमेंट स्कूल के लिए एग्जेम्पशन दिया हुआ है, अदर स्कूल के लिए एग्जेम्पशन नहीं दिया है अगर एफिलिएशन चार्जेस पे किए तो बेटा. प्लस अगर मान लो किसी यूनिवर्सिटी से किसी कॉलेज ने एफिलिएशन लिया है और उसके लिए चार्जेस पे किए, तो सर्विसेज टू कॉलेज हमने पढ़ रखी है सर, केवल तो कुछ सर्विसेज टू कॉलेज एग्जेम्प्ट वही एग्जेम्प्ट है, कुछ और एग्जेम्प्ट नहीं है. तो पढ़ लीजिए, द एफिलिएशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटीज टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस आर नॉट कवर्ड विद इन द एम्बिट ऑफ द एग्जेम्पशन प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड दस जीएसटी इज एप्लीकेबल. क्लियर. ये सर बुक प्रिंट होने के बाद आए थे अमेंडमेंट, तो वो भी मैंने आपको अलग से बता दिए. आई होप यू आर गेटिंग द एंटायर पॉइंट बच्चों. आया ना भाई, आओ बच्चों.
सरकार 0.04 एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एन अवॉर्डिंग बॉडी recognized by the National Council for Vocational Training or Education, an assessment agency recognized by the National Council for Vocational Education and Training, and a training body accredited with the awarding body that is recognized by the National Council for Vocational Education and Training. कुल मिला के ये vocational education and training वर्ड देख लो आप. तो सर इन्होंने सर्विसेज दी इन रिलेशन टू नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और अदर एनी अदर सिमिलर स्कीम implemented by the National Skill Development Corporation या फिर a vocational skill development course under the National Skill Certification and Monetary Reward Scheme or any national skill qualification framework aligned qualification or skill in respect of which National Council for Vocational Education and Training has approved the qualification package. तो सर जो चार्जेस लिए उन्होंने बच्चों से उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा. जैसे सर देश के अंदर सर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाए उसके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग दिया है के थ्रू जो अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन से इन्होंने सर वोकेशनल जैसे कंप्यूटर सिखाया बेटा, RSCIT का कोर्स कराया जिससे कंप्यूटर में टैली सिखाया, एक्सेल सिखाया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिखाया जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाए. चार्जेस लिए उस चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगेगा. क्लियर. लोगों को प्लम्बरिंग का काम सिखाया, कारपेंटिंग का काम सिखाया इन अप्रूव्ड कोर्सेज के थ्रू तो जीएसटी नहीं लगेगा. क्लियर. सेम वे दीनदयाल उपाध्याय सर इनके दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर एक कोर्स इन्होंने रन किया स्किल डेवलपमेंट का, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के थ्रू आप हो कौन ट्रेनिंग प्रोवाइडर, आपने ट्रेनिंग प्रोवाइड करी उसके लिए फीस चार्ज किया बच्चों से. क्लियर. किसके लिए सर फॉर ऑफरिंग स्किल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज सर्टिफाइड अंडर द नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. तो जो फीस चार्ज किया बच्चों से उस पर अगेन जीएसटी नहीं लगेगा. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना इस प्रोजेक्ट के थ्रू. कोई खास बात नहीं, कोई विशेष बात नहीं, कोई टफ बात नहीं बेटा. फिर सर अब आप कौन हो, एक असेसिंग बॉडी हो जो असेस कर रहा है कि जिनको गवर्नमेंट ने स्किल डेवलपमेंट का काम दिया वो प्रॉपरली स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं कि बेकार लोगों को और टाइम पास कर रहे हैं. तो जो आपने असेसिंग बॉडीज ने असेसमेंट का जो फीस लिया उस पर भी जीएसटी क्या किया एग्जाम किया. जैसे आपने जा जाके चेक किया कि प्रॉपर मॉनेटरी रिवॉर्ड स्कीम के थ्रू ये सर काम प्रॉपर कर रहे कि नहीं कर रहे, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे कि नहीं कर रहे, या केवल डमी सर्टिफिकेट दे रहे लोगों को. तो जो फीस चार्ज किया उस पर जीएसटी क्या है एग्जाम पढ़ना. सर्विसेज ऑफ असेसिंग बॉडीज empaneled centrally by the Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship by way of assessment under the National Skill Development National Development under the Skill Development Initiative Scheme. तो उसके थ्रू जो असेसमेंट के चार्जेस आपने चार्ज किए उस पर नहीं लगी. फिर आइए बच्चों, ऐसा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका 75% और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बोन कर रहा है, ऐसा कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है उसको और उसके लिए आपने फीस चार्ज किया तो जीएसटी नहीं लगेगा. पढ़ना एक बार ध्यान से, मैं दूंगा एग्जांपल इसका. सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विच 75% और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज बोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी. तो जीएसटी क्या है एग्जेम्प्ट है. सर एक एग्जाम्पल के लिए मान लो जब जीएसटी नया नया आया था तब महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने मेरे को अपॉइंट किया कि जाइए गांव गांव जाइए, शहर से जाइए, लोगों को ट्रेनिंग दीजिए कि जीएसटी क्या है, उसकी अवेयरनेस फैलाइए, जीएसटी समझाइए लोगों को. उसके लिए मैंने मान लो गवर्नमेंट से 1 करोड़ रुपए चार्ज किए और सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कौन कर रहा था, गवर्नमेंट ही कर रहा था. उसके सारे खर्चे भी गवर्नमेंट बोन कर रहा था. जैसे कि इसमें मैंने गवर्नमेंट को सर्विस दी किसके लिए, ट्रेनिंग के लिए. ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए इसका एटलीस्ट 75% और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बोन कर रहा है. तो जो फीस मैंने गवर्नमेंट से चार्ज करी उस पर जीएसटी क्या है एग्जेम्प्ट है. क्लियर. एक सर्कुलर भी आया जिसने बताया क्या, एक एग्जांपल के लिए, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी कोचिंग इंस्टीट्यूशन और एनजीओज अंडर द सेंट्रल स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज. जो स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज होते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप कोई प्रोग्राम था बेटा, उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट को बोल दिया क्या इन बच्चों को ट्रेनिंग दीजिए, जो खर्चा आएगा गवर्नमेंट पे करेगा. तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ने क्या किया, गवर्नमेंट से बिल लिखा, गवर्नमेंट को बिल लिखा बेटा, आया ना, किसका, ट्रेनिंग का. कौन से ट्रेनिंग का, ऐसे ट्रेनिंग का जिसका सारा खर्चा कौन बोन कर रहा है, गवर्नमेंट. तो उस पर जीएसटी क्या है एग्जेम्प्ट है, कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एटलीस्ट 75% और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर भी गवर्नमेंट बोन करता है.
और उसके लिए आपने सर्विसेज दी गवर्नमेंट को, तो जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है, यहाँ तो पूरा ही खर्चा गवर्नमेंट बोन कर। क्लियर, डन। सरकार आइए अगला पॉइंट पढ़ के दिल जलाइए बेटा। सर क्या आप कभी डांस सीखने गए, क्या आप कभी म्यूजिक सीखने गए, जाते जीएसटी नहीं लगता है, आए तो भी यहाँ है जहाँ जीएसटी लगता है, क्योंकि वी आर कोचिंग इंस्टीट्यूट। हम सीए की कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, बट वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी डिग्री सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ फॉर द टाइमिंग इन। क्लियर, पर सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट्स और कल्चर बाय एन इंडिविजुअल। ध्यान रखना बेटा, डांस सीखने गए, म्यूजिक सीखने गए, किससे, इंडिविजुअल से, तो जीएसटी एग्जेम्प्ट है बेटा। मान लो कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती, वो डांस सिखा रही होती बेटा, कोचिंग फीस ले जीएसटी लग जाएगा बेटा। क्लियर, सेम वे सर आप स्पोर्ट्स सीखने गए, किससे, चैरिटेबल एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन नंबर 12AA और 12AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, उनसे स्पोर्ट्स सीखा है, उन्होंने स्पोर्ट्स सिखाने के लिए फीस चार्ज किया, जीएसटी एग्जेम्प्ट है। किसी और से जो चैरिटेबल एंटिटी नहीं है, उससे अगर आपने स्पोर्ट्स सीखा है, तो स्पोर्ट्स सीखने के जो चार्जेस पे किए उस पर जीएसटी लग जाएगा बेटा। क्लियर, तो सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट्स और कल्चर बाय एन इंडिविजुअल आर एग्जेम्प्ट। स्कल्पचर मेकिंग हो गया, डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, थिएटर हो गया, सीखने गए इंडिविजुअल से, तो जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट। क्लियर, और स्पोर्ट्स सीखने के किससे, सर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन नंबर 12AA और 12AB, तो जीएसटी एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज जीएसटी लग जाएगा। सर ये था क्या, सर ट्रेनिंग और कोचिंग इन दीज एक्टिविटीज आर एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी। क्लियर, डन। सरकार इसी के साथ भारत माता की जय। ये आपका सर एजुकेशन वाला पॉइंट भी खत्म होता है अब। आई होप यू आर गेटिंग द एंटायर इंडस्ट्री वाले सारे पॉइंट एक साथ, आए ना मालिक। आइए बच्चों अगला पढ़ते हैं, क्या, एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड सर्विसेज। पढ़ लेगा कुछ पॉइंट, पढ़ लेते, आइए बेटा। सर एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड सर्विसेज, हाँ जी बच्चों, क्या आज के लिए बहुत है इतना, क्या करने का बताओ। आई होप यहां तक जो पढ़ाया समझ में आ रहा है बेटा आपको। गुड, चलो तो आज जो मैंने पढ़ाया है, जहां तक मैंने पढ़ाया है वो आपके इन पे कंप्लीट करिए बेटा। ओके सर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा। ओके चलिए अगला सेक्टर शुरू करेंगे, टाइम लगेगा उसके अंदर, कोई बात नहीं, एक साथ साथ में लिंक करते हुए पढ़ेंगे हम इसको। ओके चलिए, तो अभी मैं 5 मिनट पहले लेक्चर छोड़ रहा हूं आपका बेटा, और यहां तक रिवाइज करिए, यहां तक एक बार पढ़िए बेटा। मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट बड़ा अच्छा पॉइंट है, छोड़ने का नहीं बेटा, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर इसके क्वेश्चन आते आते बेटा। ओके चलिए सरकार, माहौल जबरदस्त शानदार, यहां तक आपके एंड पे पूरा कंप्लीट करिए। हमने भी पढ़ा क्या, हेल्थ के रिलेटेड सर्विसेज पढ़ा, हमने एग्रीकल्चर वाला पढ़ा, हमने एजुकेशन वाला पढ़ लिया, ये तीनों बड़े सेक्टर हमने पढ़े बेटा। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट, और पूरा क्लियर है आपको। वेरी गुड चिराग भाई, देवेंद्र जी, भावेश भाई, माहौल जबरदस्त शानदार, क्लियर। आई होप यू आर गेटिंग द एंटायर कॉन्सेप्ट एंड सर मैं एक्सपेक्ट करता हूं हमसे क्या जो मैंने पढ़ा है वो सेम डे आप रिवाइज करके आएंगे। ओके थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले सेशन में कल, बाय बाय।